इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत कई साल पहले से होती है, जहाँ पर हमें वैंग वू नाम का एक राजा दिखाया जा रहा था। वैंग वू के सामने एक बहुत ही बड़ी सेना होती है जो उसके साम्राज्य पर हमला करने आए थे। पर ताज्जुब की बात ये थी कि वैंग वू उन सभी से बिना डरे अकेले ही फाइट करने चला जाता है। तब जाकर वैंग वू ने अपने हाथों में से 10 पावरफुल रिंग्स निकाले। वैंग वू इन 10 रिंग्स की पावर्स का यूज करके उन सारे लोगों से अकेले ही लड़ाई कर रहा था। दरअसल जो भी इन 10 रिंग्स को अपने हाथों में पहन लेगा तब उसके अंदर देवताओं जैसी शक्तियां आ जाएंगी, और तो और उसके पास बेशुमार शक्ति और अमर होने की एबिलिटी होगी। वैंग वू ने तो उन 10 रिंग्स की पावर यूज करते हुए सारे सैनिकों को एक ही बार में खत्म कर दिया था, जिससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 रिंग्स की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है। वैंग वू तो इसी तरीके से अपने पूरे साम्राज्य को प्रोटेक्ट करता और अपनी सभ्यता को जितना हो सके उतना बढ़ाता। अब धीरे धीरे समय आ जाता है 1996 का, जहाँ पर वैंग वू उन 10 रिंग्स की वजह से वैसे का वैसा ही था। वैंग वू ने तो अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन खोल ली होती है, जिसमें कि वो अपने सारे सैनिकों को ट्रेनिंग देता था। अब एक दिन वैंग वू को एक ऐसे अनोखे जंगल के बारे में पता चलता है जहाँ पर मिथिकल क्रिएचर्स रहा करते थे। वैंग वू तो अब तक जिस साम्राज्य को हासिल करने चाहा वो उसमें कामयाब हुआ, पर अब उसे ये मैजिकल क्रिएचर्स देखने थे। इसीलिए वैंग वू अपने सारे आदमियों के साथ निकल पड़ा उस अनोखे जंगल के अंदर। पर रास्ते में पता नहीं कैसे जंगल की लताएं उनके ऊपर हमला करने लगी थी, जैसे कि वो अनोखा जंगल नहीं चाहता था कि कोई भी अंदर घुसे। देखते ही देखते वैंग वू के साथ आए हुए सारे लोग मारे जाते हैं, सिर्फ अकेला वही बच गया था। अब वैंग वू चला जाता है उस अनोखे जंगल के अंदर। थोड़ी देर बाद उसे वहाँ पर एक औरत दिखाई दी जो उस पूरी जगह को प्रोटेक्ट करती थी, यानी कि एक तरीके से वो वहाँ की रखवाली करती थी। वैंग वू ने कहा कि उसे अंदर जाना है, लेकिन ली नाम की उस रखवाली ने कह दिया था कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। वैंग वू यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे रोकने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, इसीलिए वो तुरंत ही ली के साथ जाकर फाइट करने लगा। वैंग वू अपने 10 रिंग की पावर्स यूज करता है उसे हराने के लिए, लेकिन ली के पास नेचर की शक्तियां थी। वो हवा, मिट्टी और जमीन की सारी पावर्स कंबाइन करके वैंग वू पर हमला करती है। एक समय ऐसा आ जाता है जब वैंग वू अपनी 10 रिंग की मदद से उसके ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन ली ने तो उन 10 पावरफुल रिंग को अपनी हाथों से काबू कर लिया होता है। वैंग वू के सारे वार्स ली के सामने बेकार होते जा रहे थे। ली ने तो वैंग वू को इस लड़ाई में लगभग हरा ही दिया था, पर अब वैंग वू ली को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लग जाता है। भले ही वो ली से इस फाइट में हार चुका है, पर वो बार बार ली से मिलने आने लगा, जिससे कि ली और वैंग वू एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके थे और अब दोनों ने मिलकर शादी कर ली, जिसके कुछ समय बाद उन्हें एक बहुत ही प्यारा सा लड़का होता है। ली और वैंग वू ने उसका नाम सैंगची रखा। सैंगची धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा था। यहाँ ली ने अपने बेटे सैंगची को बचपन से ही बताया था कि उसके फादर बहुत ही बहादुर योद्धा हैं और तुम्हें भी एक दिन उन्हीं के जैसा बनना है। ली सैंगची को एक बहुत ही बड़ी ड्रैगन के बारे में बताती है जो इस पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिएचर था। साथ ही साथ ली ने अपने बेटे को ग्रीन कलर का पेंडेंट दिया, जिसे पहनाने के बाद वो कहती है कि तुम इसे कभी भी मत निकालना। अब कई साल बीतने के बाद 2021 का समय आ चुका था। सैंगची तो काफी बड़ा होकर एक दूसरे शहर में आकर अकेले रहने लग गया था। सैंगची ने यहाँ आकर अपनी सारी पहचान छुपा ली होती है। साथ ही साथ वो पास ही वाले बिल्डिंग में वैलेट पार्किंग की नौकरी भी किया करता था। सैंगची की एक दोस्त होती है जिसका नाम केटी था। अब एक दिन वो दोनों बस में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, तभी सैंगची के सामने कुछ गुंडे आ गए थे जो उससे कह रहे होते हैं कि तुम मुझे वो लॉकेट दे दो। दरअसल ये लोग वही लॉकेट मांग रहे थे जिसे कि सैंगची की मॉम ली ने दिया था। सैंगची ये कभी नहीं चाहता उन्हें ये लॉकेट देना, और अब इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के वास्ते वो उन सभी से लड़ाई करने लगा था। यहाँ पर केटी सैंगची के फाइटिंग टेक्निक को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने सैंगची को लड़ते हुए कभी नहीं देखा था। सैंगची इस तरीके से फाइट कर रहा था जैसे कि उसे बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग दी गई हो। देखते ही देखते उसने वहाँ पर मौजूद सारे गुंडों को मारकर भगा दिया होता है। पर अब सैंगची के सामने लेजर फीस्ट आ गया था, जो अपने हाथों में से नुकीले स्वॉर्ड निकालकर सैंगची पर लगातार हमला करते जाता है। जो भी चीज उसके बीच में आ रही थी वो 2 टुकड़ों में बट जाती है। सैंगची तो कैसे भी अपनी जान बचाकर बस के दूसरी तरफ जाने लगा था, पर अब लेजर फीस्ट ने पूरे बस को ही 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया होता है। हालांकि सैंगची लेजर फीस्ट के हमलों से बचते हुए उसे लगातार बीट कर रहा था, पर तभी लेजर फीस्ट वहाँ से चला जाता है। सैंगची ने देखा कि उसके गले में जो लॉकेट था वो अब वहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कि लेजर फीस्ट को वो लॉकेट मिल चुका है। अब यहाँ पर सैंगची केटी को लेकर अपने घर पर आ गया था। केटी पूरी तरीके से शॉक थी कि आखिर सैंगची के साथ ये सब हो क्या रहा है। सैंगची ने केटी को बताया कि ये सारे लोग मेरे फादर द्वारा भेजे गए आदमी थे जो मेरा वो ग्रीन लॉकेट लेने के लिए आए हुए होते हैं। मेरी मदर ने सालों पहले ऐसे 2 लॉकेट बनाए थे, जिसमें से एक मेरे पास और एक मेरी छोटी बहन के पास मौजूद था। उन्होंने मुझसे तो लॉकेट ले लिया है, यानी कि अब वो सब मेरी छोटी बहन के पास जाएंगे। इसीलिए सैंगची को जल्द से जल्द अपनी छोटी बहन की जान बचाने के लिए जाना ही होगा। बिना देरी किए सैंगची केटी को लेकर मॉस्को सिटी जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में सैंगची ने केटी को सारी बातें बताई कि कैसे वो वैंग वू नाम के एक बहुत ही बड़े राजा का बेटा हुआ करता था। सैंगची को 10 साल की उम्र में ही कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देकर एक बहुत ही अच्छा योद्धा बनाया जा रहा था। सैंगची ने बहुत ही कम समय में काफी सारी युद्ध की टेक्निक्स और कलाएं सीख ली थी। वैंग वू उस टाइम पर सैंगची की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे अलग अलग लोगों को मारने के लिए भेजता था, लेकिन एक मिशन में सैंगची को सक्सेस नहीं मिली, इसीलिए वो हमेशा के लिए वहाँ से भाग आया और तब से वो इसी सिटी में रहता है। अब देखते ही देखते वो दोनों मॉस्को सिटी में पहुंच जाते हैं। सैंगची और केटी सबसे पहले एक फाइटिंग क्लब
क्लब में जाते हैं जहाँ पर नाइट फाइट चालू थी। अब यहाँ पर सैंची को फोर्स किया जा रहा था कि वो फाइट करे, इसीलिए वो रिंग में उतर जाता है। पर अब वहाँ पर ब्लैक कपड़ा पहने हुए एक लेडी आ गई थी। दोनों के बीच बहुत ही घमासान फाइट चालू रहती है। सैंची को पहली बार ऐसा लग रहा था कि उसे कोई टक्कर देने वाला आ गया है, पर थोड़ी देर बाद सैंची को पता चला कि ये औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन शालिंग है। शालिंग को तो अपने बड़े भाई सैंची को देखकर खुश होना चाहिए था, पर वो तो उल्टा उसे बहुत ही ज्यादा मारने लगी थी। शालिंग इसीलिए गुस्सा होती है क्योंकि सैंची उसे लेने के लिए वापस आया ही नहीं, और अब देखते ही देखते शालिंग ने सैंची को फाइट में हरा दिया था। बाहर निकलने के बाद सैंची ने अपनी छोटी बहन से माफी मांगी कि वो मिशन पूरा करने गया ही था, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए थे जिससे कि वो वापस नहीं आ पाया। सैंची यहाँ पर शालिंग के भेजे गए एक पोस्ट कार्ड के बारे में बात करता है जिसमें कि ड्रैगन की फोटोज बनी हुई थी और यहाँ का एड्रेस लिखा हुआ था, पर शालिंग बताती है कि ऐसा पोस्ट कार्ड तो मैंने कभी भेजा ही नहीं। तब जाकर सैंची और शालिंग को पता चल गया था कि ये काम वैंग वू का हो सकता है जो उन दोनों के फादर थे। अब तो देखते ही देखते फाइटिंग एरिया में वैंग वू के सारे सैनिक आ गए थे, उनमें तो रिजर्व फीस भी शामिल होता है। सैंची शालिंग को लेकर वहां से भागने लगा था, पर अब बहुत सारे सैनिक एक साथ शालिंग के ऊपर हमला करने लगे होते हैं। उन सभी से अपनी जान बचाते समय डेफ नाम का एक वॉरियर शालिंग के गले से वो लॉकेट छीन कर भागने लग जाता है। सैंची अब डेफ से लगातार फाइट करने लगा था, लेकिन सैंची उससे कहीं ज्यादा फास्ट था क्योंकि उसे बचपन से ही इन्हीं सारी चीजों की ट्रेनिंग दी गई होती है। पर अब थोड़ी देर बाद ही उस जगह पर रियलिटी में वैंग वू आ चुका था, जो अपने बेटे को बताता है कि मुझे पता था कि मेरे सैनिकों में से तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा, इसीलिए मुझे यहाँ पर खुद ही आना पड़ा। अब वैंग वू अपने आदमियों के साथ सैंची, शालिंग और किटी को लेकर अपने साम्राज्य की तरफ बढ़ने लगा था। बहुत ही कम समय में वो जंगलों के बीचों बीच वैंग वू के साम्राज्य में पहुंच जाते हैं। शालिंग तो अभी भी अपने बड़े भाई सैंची से बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि सैंची जब जा रहा था तब उसने उससे वादा किया था कि वो लौट कर जरूर आएगा, लेकिन सैंची वापस नहीं लौटा। शालिंग को भले ही उसके फादर बचपन में ट्रेनिंग नहीं दिया करते थे, लेकिन उसने देखते देखते सारी चीजें सीख ली थी। सैंची की दोस्त किटी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है, वो तो सिर्फ अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अब यहाँ पर वैंग वू अपने दोनों बेटे बेटियों और किटी के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है, जो ये कह रहा था कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैंने तो पहली नजर में ली के जादू को देखकर उसे पसंद करने लगा था। दरअसल बात ये होती है कि सैंची की मदर ली बहुत साल पहले ही मारी जा चुकी थी, पर वैंग वू अभी भी ली को अपनी याद से भुला नहीं पाए थे। वो अपने दोनों बेटे बेटियों को बताते हुए कहते हैं कि जब मैंने तुम्हारी मॉम से शादी की तब उस जादुई जंगल के लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए तुम्हारी मदर ने मेरे लिए अपने सारे साम्राज्य को छोड़ दिया था। लेकिन ली के मरने के कई साल बाद वैंग वू को उस अनोखे जंगल में एक बड़े से दरवाजे के बारे में पता चला। वैंग वू तो लिटरली बताता है कि मेरी वाइफ ली उस दरवाजे के पीछे कैद की गई है, जो मेरे सपनों में आकर कहती है कि मुझे बचा लो, और अब मुझे कैसे भी करके उस जादुई जंगल के अंदर जो बस्ती मौजूद है उसके अंदर जाना था। लेकिन ये रास्ता इतना भी ज्यादा इजी नहीं होता। उस जादुई जंगल के अंदर जो भी जाने की कोशिश करता है वहाँ के सारे पेड़ उनके ऊपर हमला करने लग जाएंगे, और तो और वहाँ के पेड़ों की पोजीशन अपने आप बदलने लग जाती है, जिससे कि एक भूल भुलैया का माहौल बन जाता था। सैंची और शाइलिंग को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि आखिर उनकी मॉम मर चुकी हैं, तब उनके फादर को मॉम की विजन्स कैसे आ रही हैं। वैंग वू सैंची और शाइलिंग के पास मौजूद वो ग्रीन लॉकेट को लेकर ड्रैगन की आंखों में डाल देता है, जिससे कि उस जगह पर बहुत सारे पानी इकट्ठा होकर एक मैप बना देते हैं। ये उसी जादुई जंगल का मैप था जो उस बस्ती की तरफ लेकर जाता है। हालांकि ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब इस जंगल के रास्ते एकदम सीधे हो जाते हैं जो उस अनोखी बस्ती तक लेकर जाते थे। वैंग वू ने बताया कि मैं बस्ती के उस दरवाजे के पास जाकर अपनी वाइफ को वापस छुड़ा कर ला दूंगा, और किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तब मैं सभी को मारकर खत्म कर दूंगा। यहाँ पर शैंची अपने फादर को कहता है कि मासूम गांव वालों को चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए आपको ये सारी बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए। वैंग वू इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और शैंची को उठाकर पटकने लगा था। वो तो शैंची, शाइलिंग और किटी को जेल में बंद करा देता है। उन तीनों को जेल के अंदर ट्रेवर नाम का एक जादूगर मिलता है, जो बता रहा था कि मैं तो सिर्फ हाथ की सफाई करने वाला एक जादूगर हूँ, लेकिन तुम्हारे फादर ने मुझे एक सच में का जादूगर समझ के अपने एंटरटेनमेंट के लिए रख लिया। ट्रेवर तो अपने पास मौजूद एक अनोखा क्रिएचर दिखाता है जिसका सर ही मौजूद नहीं था। दरअसल ये क्रिएचर शैंची की मॉम ली के साथ उस अनोखे जंगल में से आया था, पर अब इसे वापस अपनी दुनिया में जाना है। ट्रेवर ने बताया कि ये क्रिएचर तुम्हारी मदद कर सकता है उस जगह पर जाने के लिए, और अब तो शैंची को जल्द से जल्द उन गांव वालों के पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके फादर वैंग वू अपनी सेना के साथ वहां पर पहुंच गए तो वो चारों तरफ कत्ले आम मचा देंगे, कोई भी गांव वाला जिंदा नहीं बच पाएगा। इसीलिए अब शैंची, शाइलिंग और किटी साथ में निकल पड़ते हैं उस जंगल की तरफ जाने के लिए। देखते ही देखते वो सब एक गाड़ी लेकर अनोखे जंगल के अंदर जाने लगे थे। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने के बाद जंगल के बहुत सारे पेड़ हिलते हुए उनके ऊपर हमला करने लगे होते हैं, और अगर एक भी पेड़ उनकी गाड़ी पर लग गया तब वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए शैंची गाड़ी को बहुत ही ज्यादा स्पीड से भगाता है। अब उस छोटे क्रिएचर के कारण वो सब जंगल की उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ से दूसरी दुनिया में जाया जा सकता था,
झरने को पार करते ही वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ मिथिकल क्रिएचर्स के साथ साथ बस्ती वाले रहा करते थे। वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं होती। पृथ्वी पर ऐसे कोई भी जानवर या फिर जीव नहीं पाए जाते जो यहाँ पर मौजूद हों। बस्ती वालों ने जब सैंग-ची और शाइलिंग को देखा तब वो उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे, पर तभी एक लेडी जो एक्चुअली सैंग-ची की मॉम की बहन थी, यानी कि सैंग-ची और शाइलिंग की आंट, वो उन्हें आकर रोकती है और यहाँ पर रहने के लिए कहती है, क्योंकि ये सब बड़ी मुश्किल से इस जगह पर आए होंगे। अब सैंग-ची कंफर्टेबल होने के बाद अपनी आंट को सब कुछ बताता है कि कैसे उसके फादर वैंग वू इस जगह पर अपनी पूरी सेना लेके आकर हमला करने चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बड़े से दरवाजे की उस पार उनकी वाइफ यानी कि ली मौजूद है और वो उसे तोड़कर आजाद करना चाहते हैं। अब यहाँ सारी बात समझने पर सैंग-ची की आंट को सब कुछ समझ में आ चुका था। वो सैंग-ची, शाइलिंग, केटी को अपने साथ लाकर इस जगह का पूरा इतिहास बताती है। दरअसल कई साल पहले ये जगह इसी तरीके से खुशहाल और हरी भरी हुआ करती थी, लेकिन एक दिन ड्वेलर ऑफ डार्कनेस नाम की एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर ने यहाँ पर आकर सभी लोगों की आत्माएं एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। उसके पास तो आत्मा एब्जॉर्ब करने वाले बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स के सैनिक मौजूद थे। देखते ही देखते ड्वेलर ऑफ डार्कनेस ने इस बस्ती के सारे लोगों की आत्मा एब्जॉर्ब कर ली होती है और अब वो इसी तरीके से इंसानी दुनिया में जाकर बड़े पैमाने पे आत्मा एब्जॉर्ब करना चाहता था। लेकिन उस समय मौजूद 10 बहुत ही खतरनाक योद्धाओं ने ड्वेलर ऑफ डार्कनेस का बहादुरी से फाइट किया और तो और ड्वेलर ऑफ डार्कनेस की तबाही को रोकने के लिए हमारे दैविक ड्रैगन को भी सामने आना पड़ा, जिनकी पावर्स कंबाइन करने के बाद ड्वेलर ऑफ डार्कनेस और उसकी पूरी सेना को उस बड़े से दरवाजे के पीछे कैद कर दिया गया और तब से सारी चीजें एकदम से नॉर्मल हैं। सांची की आंट को लगता है कि ड्वेलर ऑफ डार्कनेस ही तुम्हारे फादर वैंग वू के दिमाग के साथ खेल रहा है और उन्हें उसकी वाइफ की विजन्स दिखा रहा है, जिससे कि वैंग वू इस दरवाजे को तोड़ दे और ड्वेलर ऑफ डार्कनेस फिर से आजाद हो जाए, क्योंकि ड्वेलर ऑफ डार्कनेस को पता है कि वैंग वू के पास 10 रिंग्स की पावर्स हैं, जो इस दुनिया में से बहुत ही पावरफुल शक्तियों में से एक थी। आंट को भी कंफर्म हो चुका था कि उनके ऊपर एक बड़ा संकट आने वाला है, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग जल्द से जल्द करनी पड़ेगी। सैंग-ची की आंट तो उसे वहाँ की अलग अलग फाइटिंग टेक्निक्स भी सिखाती है, जिससे कि सैंग-ची और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। आंट ने सैंग-ची और शाइलिंग को बताया कि जब तुम्हारे फादर वैंग वू और मेरी बहन ली ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली थी, तब ली ने इस बस्ती को छोड़ने का डिसाइड कर लिया होता है, पर अगर ली यहाँ से गई तब उसकी सारी अनोखी पावर्स भी चली जाएंगी। लेकिन ली ने ये बड़ा सेक्रीफाइस सिर्फ वैंग वू के लिए किया, पर वैंग वू जिस तरीके का काम करता था उसके बहुत सारे दुश्मन बन चुके होते हैं और इसी तरीके से एक रात उसके कुछ दुश्मन घर पर घुस गए थे जहाँ पर ली और तुम दोनों मौजूद थे। वैंग वू के दुश्मनों ने तो उन सभी को मारने का डिसाइड किया, क्योंकि उसे वैंग वू से बदला जो लेना था। हालांकि ली के पास अपनी कोई भी पावर्स मौजूद नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सारे गुंडों से लड़ाई करते ही रही। अफसोस की बात ये थी कि उन सारे गुंडों ने सैंग-ची की मॉम को जान से मार दिया था। जब ये बात वैंग वू को पता चली तब वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वैंग वू तो अपने बेटे को लेकर उन सभी को मारने चला गया था जिसने उसकी वाइफ की जान ली होती है, और इसीलिए उसने सैंग-ची को भी एक ऐसा योद्धा बनाया जो अपने दुश्मनों को मारने से जरा भी नहीं सोचेगा। पर सैंग-ची अपने मॉम द्वारा सिखाए गए रहमो कदम पर चलता था। उन्होंने सैंग-ची को बताया था कि तुम अपनी पावर्स का यूज करके किसी की भी जान नहीं ले सकते, ये एक बहुत ही बुरा काम है। इसीलिए सैंग-ची ने उस समय अपने फादर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब देखते ही देखते उन सभी को गाँव के अंदर एक पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन सुबह होते ही वैंग वू अपने पूरे सैनिकों के साथ गांव के अंदर हमला बोलने आ गया था। सैंग-ची अपने फादर को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वैंग वू के पास 10 रिंग्स की पावर्स थी, जिससे कि वो सैंग-ची को बहुत ही ज्यादा घायल करके रिवर के अंदर फेंक देता है। वैंग वू तो अब डायरेक्टली चला गया था उस बड़े से विशालकाय दरवाजे के पास, जिसे तोड़कर वो अपनी वाइफ को बाहर निकालना चाहता था। वैंग वू ने तो 10 रिंग्स की सारी पावर्स यूज कर ली थी उस दरवाजे को तोड़ने के लिए। थोड़ी देर में ही वो दरवाजा कमजोर होकर टूटने भी लगा था और अब उसके अंदर से ड्वेलर ऑफ डार्कनेस के छोटे छोटे क्रिएचर्स बाहर निकलने लगे होते हैं, जो बस्ती वालों के पास आकर उनकी आत्मा एब्जॉर्ब कर रहे थे और ड्वेलर ऑफ डार्कनेस के मुंह में जाकर डाल रहे थे, जिससे कि ड्वेलर ऑफ डार्कनेस को पावर्स मिल सके। अब तो गांव वालों के साथ वैंग वू के सारे लोग मिल जाते हैं जो उन क्रिएचर्स को मारने में मदद कर रहे थे, यानी कि वैंग वू के लोगों को एहसास हो गया था कि ये सारे लोग गलत नहीं है, बल्कि हमें सबसे पहले इन क्रिएचर्स को खत्म करना होगा। यहाँ सैंग-ची जो रिवर के अंदर होता है, तभी उसके पास अचानक से वही बड़ा और मिथिकल ड्रैगन आ चुका था जो सैंग-ची की मदद करता है वहाँ से बाहर निकलने में। ड्रैगन ने तो देखते ही देखते उन छोटे क्रिएचर्स को खाना स्टार्ट कर दिया था और अब सैंग-ची सीधा अपने फादर वैंग वू के पास आ जाता है उन्हें रोकने के लिए। दोनों के अंदर एक बार फिर से फाइटिंग चालू हो चुकी थी, लेकिन इस बार सैंग-ची अपने फादर से लड़ने के लिए अपनी मॉम की सिखाई गई टेक्निक यूज करता है, जिससे कि वो वैंग वू को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा था। ताज्जुब की बात ये होती है कि जब वैंग वू ने अपनी 5 रिंग की मदद से सैंग-ची पर हमला किया, तब सैंग-ची उनमें से 5 पावरफुल रिंग्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है और अब वो दोनों 5-5 रिंग्स की मदद से एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। लड़ाई के दौरान एक समय ऐसा आया जब सैंग-ची 10 के 10 पावर रिंग्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वैंग वू बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि उसके जाने के बाद इन 10 रिंग्स का हकदार उसका बेटा हो, और अब वैसा ही होता है। सैंग-ची ने जब उस 10 रिंग्स को कंट्रोल किया तब उनका कलर ब्लू से रेड हो जाता है, यानी कि इनकी पावर सैंग-ची से कनेक्ट होने के कारण और भी ज्यादा बढ़ गई थी। पर अब यहाँ काफी ज्यादा देर हो जाती है। ड्वेलर ऑफ डार्कनेस अपनी सालों की कैद से आजाद हो चुका था, जिसका साइज बहुत ही ज्यादा होता है। अब तो एक सोल रीडर ने सैंग-ची के फादर को पकड़ लिया था और
और उसकी आत्मा एब्जॉर्ब करने लगी थी। वेंगवू ने अपने सारे रिंग्स अपने बेटे सैंगची के हाथ में डाल दी होती हैं, यानी कि अब से उन 10 रिंग्स का ओनर सैंगची ही है। सोल रीडर ने वेंगवू की सारी आत्मा को एब्जॉर्ब करके उसे जान से मार दिया था और अब ड्वेलर ऑफ डार्कनेस बस्ती वालों की तरफ बढ़ते रहता है उनकी आत्मा एब्जॉर्ब करने के लिए। उसने तो बहुत ही कम समय में आधी बस्ती वालों की आत्मा एब्जॉर्ब कर ली होती है, पर यहाँ सैंगची साइलिंग के साथ उस ड्रैगन पर बैठकर उसे रोकने के लिए चला गया था। शुरुआत में ड्रैगन और ड्वेलर ऑफ डार्कनेस के बीच घमासान फाइट होती है। वो मिथिकल ड्रैगन ड्वेलर ऑफ डार्कनेस को काफी ज्यादा डैमेज दे रहा था, पर अब ड्वेलर ऑफ डार्कनेस ने इतनी ज्यादा आत्मा एब्जॉर्ब कर ली थी कि वो काफी पावरफुल हो जाता है। ड्वेलर ऑफ डार्कनेस ने तो ड्रैगन को अपने पंजों में जकड़ लिया था और अब वो ड्रैगन की पावरफुल आत्मा को एब्जॉर्ब करने जा रहा था। सैंगची और साइलिंग इसमें क्या करे उन्हें कुछ समझता ही नहीं। तभी सैंगची की दोस्त ने तीर की मदद से ड्वेलर ऑफ डार्कनेस के गले पर वार कर दिया था, जहाँ से वो आत्मा को एब्जॉर्ब करता है। इस हमले से ड्वेलर ऑफ डार्कनेस का ध्यान भटक गया और वो ड्रैगन आजाद हो जाता है। अब वो ड्रैगन पानी की तरफ जाने लगा था ड्वेलर ऑफ डार्कनेस को मजा चखाने के लिए। ड्रैगन ने ड्वेलर ऑफ डार्कनेस को पूरी तरीके से पकड़ लिया होता है, जो उसकी जान लेने ही जा रहा था। पर अब सैंगची ड्रैगन की मदद करता है और उसने टेंग्रीज की पावर ड्वेलर ऑफ डार्कनेस के मुंह में मार दी थी, जिससे कि ड्वेलर ऑफ डार्कनेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सैंगची और उसके दोस्तों ने तो मिलकर इस पूरी दुनिया को खत्म होने से बचा लिया था। वो ड्रैगन सैंगची और साइलिंग की मदद करते हुए उन्हें जमीन पर छोड़ देता है और अब वो फिर से समुद्र की गहराइयों में चला गया था। सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद सैंगची और उसकी दोस्त वापस अपने सिटी में लौट जाते हैं, जहाँ पर वो अपने कुछ दोस्तों को इन सारी चीजों के बारे में बता रहे थे, पर देखने से ऐसा लगता है कि वो सब सैंगची की बातों पर भरोसा नहीं करते। तभी अगले मोमेंट में वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हुआ, जिसके अंदर से डॉक्टर स्ट्रेंज का साथी वोंग आ जाता है। वोंग ने सैंगची से कहा कि हमें तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। सैंगची तो अपनी दोस्त को लेकर वोंग के साथ पोर्टल के अंदर चला गया था और ये सीन मार्वल्स की आने वाली मूवी से कनेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से कहानी की यहीं पर एंडिंग हो गई थी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट भी कर देना। तब तक मिलते हैं अगली मजेदार कहानी।